Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 296. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 296 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 296 पार्ट 12 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और सूट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 296 टॉक अबाउट प्रॉपर्टी अक्रूइंग बाय एस्टेट और लैप्स और एज बोना वैकेंटिया। आर्टिकल 296 में राजगद्दी यानी एस्टेट या वेपगत यानी लैप्स और बोना वैकेंटिया के रूप में अर्जित की गई संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, यहाँ पर 3 शब्द हैं। ये है एक एस्टेट, एक है लैप्स, एक है बोना वैकेंटिया। एस्टेट का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति मर गया और उसने कानूनी रूप से अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं चुना तो वो प्रॉपर्टी एस्टेट में आ जाती है। और लैप्स क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति जो है इतना कर्जा हो गया कि उसका पता नहीं हो गया है ना, उसके पर ऋण इतना था कि उसका प्रॉपर्टी से ज़्यादा उसका ऋण ही हो गया, तो वो लैप्स हो गया। तो और तीसरा यहाँ पे बोना वैकेंटिया। बोना वैकेंटिया कहते हैं स्वामीहीन प्रॉपर्टी को। अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई स्वामी नहीं है, कोई उसका ऑनर नहीं है, तो उसको बोना वैकेंटिया कहते हैं। Subject as hereinafter provided any property in the territory of India which, if this constitution had not come into operation, would have accrued to His Majesty, or as the case may be, to the ruler of an Indian state by escheat or lapse or as bona vacantia for want of a rightful owner, shall, if it is property situate in a state, vest in such state, and shall इन एनी अदर केस वेस्ट इन द यूनियन। देखिए, अभी हमने इस आर्टिकल में जितना कुछ भी पढ़ा, इसमें इसके पश्चात जैसा उपबंध किया गया है उसके अधीन रहते हुए भारत के टेरिटरी में कोई प्रॉपर्टी जो यदि यह संविधान ऑपरेशन में नहीं आया होता तो राजगद्दी से हट जाने या लैप्स होने के कारण या राइटफुल ऑनर के अभाव में, यानी स्वामीहीन कोई ऑनर नहीं है उसके अभाव में, वास्तविक वैकेंसी के कारण यथास्थिति हिज मैजेस्टी को या किसी इंडियन स्टेट के रूलर को प्राप्त हो जाती। यदि वह किसी स्टेट में स्थित प्रॉपर्टी है तो ऐसे स्टेट में निहित होगी और किसी अन्य दशा में यूनियन में निहित होगी। देखिए, आज के समय में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार है और दूसरी राज्य सरकार है। उसी तरीके से जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब मतलब आज़ादी नहीं हुई थी, संविधान नहीं बना था, उससे पहले हमारे देश में हिज मैजेस्टी जो कि एक केंद्र लेवल पर राज करता था और रूलर होते थे, प्रोविंस के स्टेट्स में बटे हुए होते थे, वो रूल करते थे। तो यदि उस समय यदि किसी को कोई स्वामीहीन संपत्ति है, जिसका कोई स्वामी नहीं है किसी संपत्ति का, तो उसका अभाव है ऑनर का, कि कोई ऑनर नहीं है उस संपत्ति का, तो उस वक्त जो है हिज मैजेस्टी को या फिर रूलर ऑफ इंडियन स्टेट जो कि डोमिनियन के गवर्नमेंट में था, उनको चला जाता था। और वो कैसे जाता था, अगर स्टेट में संपत्ति है तो जाएगा रूलर ऑफ इंडियन स्टेट, अगर केंद्र में संपत्ति है मतलब कि यूनियन की संपत्ति है तो चला जाएगा वो हिज मैजेस्टी के पास। इस तरीके से जो है
जो संपत्ति का, जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है, वो एस्चीट, लैप्स और बोना वैकेंटिया के थ्रू जो है उनको दे दिया जाता था। इससे ज़मीन को उसका स्वामी मिल गया, उसका मतलब ऑनर मिल गया। Provided that any property which at the date when it would have so accrued to His Majesty or to the ruler of an Indian state was in the possession or under the control of the government of India or the government of a state shall, according as the purposes for which it was then used or held were purposes of the union or of a state west in the union और इन दैट स्टेट। देखिए, इससे पहला जो हमने पैराग्राफ पढ़ा और इसमें जो है बहुत ही छोटा सा अंतर है। तो पहले पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जब डोमिनियन की गवर्नमेंट थी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत का जब संविधान नहीं बना था, जब डोमिनियन की गवर्नमेंट थी, तब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हिज मैजेस्टी था, या तो उसको जाता, तो इसका मतलब यह निकाला जाता कि देखिए, या तो उसको जाता, या तो किसी इंडियन जो मतलब उस टाइम का जो रूलर था इंडियन स्टेट का, जो आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले, या तो उसको जाता, है ना। अगर किसी संपत्ति का कोई स्वामी नहीं है तो इन दोनों में से ही किसी को जाता। और किस बेस पे जाता? अगर कोई स्टेट की संपत्ति है तो वो इंडियन स्टेट के रूलर को दे दिया जाता। अगर किसी और अन्य किसी दशा में जो है वो संघ को दे दिया जाता, यानी यूनियन को दे दिया जाता, यानी हिज मैजेस्टी को दे दिया जाता। तो ये है। और देखिए, ये भी है कि जो हिज मैजेस्टी को जाएगा वो संविधान बनने के बाद वो यूनियन को जाएगा, और जो इंडियन स्टेट के रूलर, जो संविधान बनने से पहले जो रूलर को जाता था, जब स्टेट का बंटवारा हुआ, इस नए स्टेट बने, तो जिस जिस स्टेट में आया उस स्टेट में वो प्रॉपर्टी उस स्टेट को चली जाएगी। तो पहले पैराग्राफ में ये था। और दूसरे पैराग्राफ में बहुत ही छोटा सा चेंज किया गया है। इसमें कहा गया है कि देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जो उस तारीख को जब वह हिज मैजेस्टी या किसी इंडियन स्टेट के रूलर को इस प्रकार प्राप्त होती, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, उस आधार पर कि जिन पर्पसेस के लिए वह उस समय उपयोग में लाई गई थी या धारित थी, वे यूनियन या किसी स्टेट के पर्पस थे, यूनियन या उस स्टेट में निहित होंगी। अब देखिए, इसे आसान शब्दों में कुछ हम ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर तारीख को जब किसी प्रॉपर्टी को जो है हिज मैजेस्टी को या किसी इंडियन स्टेट के रूलर को इस प्रकार प्राप्त हो जाए कि जब उसे भारत सरकार उस पर कब्जा किए हुए हो या नियंत्रण किए हुए हो या उसका उपयोग कर रहा हो, तो ऐसे समय में जो है ऐसे केस में जो है, मान के चलिए फिर संविधान लागू हो गया, तो उस केस में जो है जो यूनियन जिस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा था उसे यूनियन को दे देंगे, और स्टेट जिस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा था उसे स्टेट को दे देंगे। अब ये किस प्रकार दे देंगे, यूनियन या स्टेट, ये कैसा कहा गया? अब मान के चलिए उस समय यूनियन कौन था? उस समय तो यूनियन हिज मैजेस्टी था, ठीक है। तो हिज मैजेस्टी था, और उस समय इंडियन स्टेट का बंटवारा जो था पहले आज़ादी से पहले, संविधान का निर्माण होने से पहले, तो स्टेट का जो बंटवारा था वो स्टेट कुछ अलग तरीके के थे। आज के स्टेट और उन स्टेट में फ़र्क है। मान के चलिए उस समय कोई एक पर्टिकुलर स्टेट था, आज वो 2 स्टेट बन चुके होंगे। और उस समय मान के चलिए कोई 2-3 स्टेट मिलके आज कोई एक स्टेट बन गया होगा संविधान के बाद। तो जो भी, अगर जिसका भी कंट्रोल था, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का उस पर कंट्रोल था, उस पर मतलब उसका उपयोग कर रही थी किसी प्रॉपर्टी का, तो वो उसी का हो जाएगा, है ना। उस समय इंडियन स्टेट के तो रूलर थे, है ना, तो वो प्रयोग कर रहे थे, तो वो उसी पर्टिकुलर स्टेट का हो जाएगा। और कोई प्रॉपर्टी जो हिज मैजेस्टी को दे दिया गया था और उसका प्रयोग जो यूनियन मतलब कि केंद्र उस समय की केंद्र इंडियन गवर्नमेंट
के द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, तो वो जो है यूनियन की प्रॉपर्टी जिसका उपयोग यूनियन कर रहा था वो यूनियन के पास ही रहेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा सा और मैं इसे स्लाइटली समझा देता हूँ। आसान शब्दों में कहें तो इसमें बस इतना ही कहा गया है इस आर्टिकल में कि जो डोमिनियन की गवर्नमेंट थी, जो संविधान से पहले गवर्नमेंट थी, जो केंद्र था वो हिज मैजेस्टी था, और जो स्टेट था, जो रूलर थे इंडियन स्टेट के, तो स्टेट वो वाले स्टेट थे, तो रूलर के द्वारा स्टेट चलाए जाते थे। तो अब जो वो हिज मैजेस्टी हो गया वो यूनियन हो गया है संविधान के बाद, और जो रूलर वगैरह थे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हो गया है। लेकिन अगर मान के चलिए उस समय कोई पर्टिकुलर स्टेट किसी प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा है और आज के दौर में वो यूनियन में आ रहा है, लेकिन स्टेट तो उसका उपयोग कर रहा था उस प्रॉपर्टी का, उस स्वामीहीन प्रॉपर्टी का जिसका कोई मालिक नहीं है, तो स्टेट का वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर यूनियन उस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहा था संविधान बनने से पहले, यानी हिज मैजेस्टी यह प्रयोग कर रहा था, तो वो यूनियन का हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ही प्रयोग कर रहा था। तो ये इसमें बता दिया गया है ये सेकंड वाले पैराग्राफ में जो इसमें है, और पहले पैराग्राफ का ही थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन इसमें दे दिया गया है, और कि उपयोग के आधार पर एक्सप्लेनेशन दिए गए कि जो जो उपयोग कर रहा था उसी का वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर एक एक्सप्लेनेशन नीचे यहाँ दिया गया है, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन रूलर्स एंड द इंडियन स्टेट हैव द सेम मीनिंग्स एज इन आर्टिकल 363। इस आर्टिकल में रूलर और इंडियन स्टेट यानी देसी राज्य पदों के वही अर्थ हैं जो आर्टिकल 363 में बताए गए हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।